तो लास्ट हमने आई थिंक डिस्कशन किया था कि बेसिकली फ्लूइड होता क्या है ना। फ्लूइड को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हम कैसे फ्लूइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो वो सब चीज हमने डिस्कस करी थी, है ना। आई थिंक शायद इतना ही डिस्कस किया था कि इससे कुछ और भी डिस्कस किया है, इतना ही डिस्कस किया था ना शायद। ओके ओके गौरव, हाँ डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, ओके ठीक है, मतलब हाँ डेफिनेशन लिख लिया था हमने, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने फ्लूइड का डिस्कशन किया था तो एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जब हमने बात करी थी कि जो फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, वही बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है फ्लूइड के फ्लो होने का। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कंसेप्ट हमें कहां से समझ में आता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन से। जब भी फ्लूइड में शेयर फोर्स लगेगा, नो मैटर कि कितना भी वैल्यू हो उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। शेयर फोर्स प्रेजेंट है, फ्लूइड डिफॉर्म करता चले जाएगा कंटिन्यूअसली जब तक शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई। अब अगर लेट सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ फ्लूइड इज इन अ रेस्ट कंडीशन, अगर ऐसा बोला गया है इफ is in rest condition, then the shear force will be क्या होगा अगर आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रखा है, देन शेयर फोर्स विल बी जीरो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, जीरो होगा, क्योंकि जब आप फ्लूइड को रेस्ट कंडीशन में मान रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कुछ मोशन हो नहीं रहा है। मोशन तो तभी होगा जब शेयर फोर्स लगे, फ्लूइड का डिफॉर्म होना चाहिए कंटिन्यूअसली। फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है तभी तो हम फ्लो बोलेंगे, फ्लूइड अगर डिफॉर्म ही नहीं हो रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात हमें ये समझनी है कि जब भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में, इट मींस शेयर फोर्स इज जीरो। और हाँ, अगर शेयर फोर्स लगा है तो फ्लूइड कभी रेस्ट कंडीशन में हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब सिंपली है कि अगर रेस्ट कंडीशन में तो शेयर फोर्स विल बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जहां भी आप स्टैटिक्स हम पढ़ेंगे तो हम वहां पे शेयर फोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप शेयर फोर्स की बात कर रहे हो इट मींस फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब अगर आप रेस्ट कंडीशन बोल रहे हो तो डेफिनेटली शेयर फोर्स नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो ये हमेशा बात याद रखना। तो फ्लूइड मोशन में फ्लो जो हम बात कर रहे हैं तब जब उस पे शेयर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट हमने एक चीज बोला था कि जैसे स्टार्टिंग हमने बोला था मैटर की हमने बात करी थी बॉडी, क्योंकि मैकेनिक्स का बेसिकली स्टडी ऑफ अ बॉडी, स्टडी द स्टेट ऑफ अ बॉडी। बेसिकली किसी भी बॉडी की कंडीशन का एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो मैकेनिक्स में, अब चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। फिर हमने बोला था कि बॉडी बेसिकली आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लिक्विड एंड गैस का एनालिसिस करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स वर्ड हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है, जो पूरे फ्लूइड प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में अपना यूज होने वाला है। वो तीन एक इंपॉर्टेंट हमारे जो फिनोमिनाज है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि लेट सपोज सॉलिड की अगर मैं बात करूं, लिक्विड की एंड गैस, तो आपको ये चीज कंफर्म पता है कि भाई जब आप सॉलिड की बात करते हो तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है ना। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है इस तरीके से। बट जब आप लिक्विड की बात करते हो डेफिनेटली वो क्लोज है बट फिर भी कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज है जो आपको ऑलरेडी पता है, बट इन चीज से हमें आगे डिफाइन क्या करना है। देखो गैस में आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है रैंडम मोशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो कहीं बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं। हर कोई ना कोई पार्टिकल आपका मोशन में होगा, रैंडम मोशन में, ठीक है। हर पार्टिकल का अपना रैंडम मोशन चल रहा है। तो ये एक बेसिक पिक्चर हमें पता है, बट इस पिक्चर से हम क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम जब बात करते हैं तो डेफिनेटली आप ये चीज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो
कि जब आप सॉलिड लिक्विड एंड गैस का कंपैरिजन करते हो तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो किस में देखने को मिलेंगे आपको? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो किस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे? सॉलिड, यस श्योर है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ ऋषभ, ठीक है बिल्कुल करेक्ट, सॉलिड्स में। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? कोहेजन। तो अगर मैं कोहेजन की बात करूं तो मैक्सिमम आपको किस में ऑब्जर्व होगा? वो सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन सबसे नेग्लिजिबल जो अमाउंट होगा वो गैस में होने वाला है। ठीक है, अगर मैं सॉलिड की बात करूं ना, मोस्टली जो आपके पार्टिकल्स हैं वो अपने ही जो उनका फिक्स्ड पोजीशन है वहीं पर ही होते हैं, उनमें ऐसा कोई मोशन नहीं हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स आपको इधर से उधर मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक आप मोशन बोल सकते हो कि अपनी ही एक्सिस के अबाउट वो वाइब्रेट कर रहे हो, एक वन ऑफ द मोशंस हो सकता है सॉलिड में पॉसिबल, बट पूरा मॉलिक्यूल अपना आप में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर से उधर मूव रैंडमली मोशन नहीं कर रहे होते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में डेफिनेटली डिस्टेंस में है, बट फिर भी क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये काफी ज्यादा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं। बट अगर आप गैसेस की बात करो तो यहाँ तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो तब पिक्चर में आएंगे ना जब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है तो किस बात का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? ठीक है, इंटरेक्शन तो तब होगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में आएंगे, कुछ टाइम एटलीस्ट वो कुछ साथ में रहे, तभी तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर सकते हो। जब हर मॉलिक्यूल अपना रैंडम मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसका हर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेफिनेटली होंगे वहां पे भी, ऐसा नहीं है, बट बहुत ही नेग्लिजिबल, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको हम कोहेजन बोल रहे हैं वो मैक्सिमम आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा, देन लिक्विड, देन गैस। करेक्ट। अब इसी में अगर मैं लिखूं, देखो इसमें आप अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी लिखनी है यहाँ पे कि कोहेजन जो है हमारा, कोहेजन जो है वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, कोहेजन बेसिकली क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा आपको? सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। ठीक है, दूसरी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा दिस इज फ्लूइड, ये हो गया, ये तो जस्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेट सपोज हमने इसको लिख लिया कोहेजन। ठीक है, सेकेंड हम प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बोलो या एक्सचेंज बोलो, है ना। ठीक है, ये चीज तो आप मॉलिक्यूलर मोमेंटम बोलो या ट्रांसफर बोलो, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर या एक्सचेंज बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, ये चीज। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम का मीनिंग क्या है। आपको ये पता होगा हम क्या बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मैकेनिक्स में आपने आई थिंक ये चीज डिस्कस करी होगी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम की बात तो तब आएगी ना जब मॉलिक्यूल्स बेसिकली मोशन में होंगे। जब मोमेंटम की बात करें इट मींस मॉलिक्यूल मोशन में होंगे। अब जब आप मोशन की बात कर रहे हो तो मोशन सबसे ज्यादा विजिबल आपको कहां दिख रहा है? कहां पे बेसिकली मोशन हो सकता है मॉलिक्यूल्स का? गैसेस में। गैस में। यस एग्जैक्टली, गैसेस में। तो ऑब्वियस ही बात है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है मोमेंटम का इनका ट्रांसफर होगा, मोमेंटम एक्सचेंज होंगे। बट जब आप लिक्विड्स में कंपैरिजन करते हो, देन सॉलिड में कंपैरिजन करते हो, तो आपको पता चल रहा है कि यार लिक्विड में फिर भी चलो थोड़ा बहुत मोशंस की पॉसिबिलिटी बनती है, बट सॉलिड्स में तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी मोशन होगा वो अपनी एक्सिस में उसका वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। बट यहां तो सबसे ज्यादा आपको मोशंस दिख रहे हैं। तो अगर मैं मोमेंटम ट्रांसफर या मोमेंटम एक्सचेंज की बात कर रहा हूं बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो डेफिनेटली आपको पता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होगा? गैस में, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा गैस में। ठीक है, देन लिक्विड्स,
एंड देन सबसे लीस्ट जो होगा, या फिर मैं नेग्लिजिबल भी बोलूं, वो सॉलिड में, वो सबसे कम आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका कोहेजन, देन सेकंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर या एक्सचेंज हम बोल सकते हैं। थर्ड वन इज योर एडेशन, थर्ड वन इज योर एडेशन। ठीक है, अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो है आपका एडेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपने सुना होगा, क्या होता है एडेशन? Force developed between molecules of different material. हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट। देखो कोहेजन में जब हमने बात करी है तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप कोहेजन एंड एडिशन की बात करते हो तो कोहेजन का मतलब यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप देख रहे हो बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज आप पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज। बट जब हम एडिशन की बात करेंगे तो यहां पे हम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन molecules, between molecules of different substances, between molecules of different substances। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट सब्सटेंसेस मतलब टू डिफरेंट लिक्विड्स भी हो सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड भी हो सकता है, गैस, टू डिफरेंट गैसेस हो सकता है, गैस एंड लिक्विड हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, बट डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा हम कोहेजन की बात करेंगे। एडेशन तब होगा जब कोई दूसरा डिफरेंट सब्सटेंस है, चाहे वो खुद ही लिक्विड क्यों ना हो। जैसे लिक्विड आपका एक वाटर कंसीडर कर लेते हैं, देन सेकंड मरकरी, तो मरकरी एंड वाटर के बीच में जो भी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस देखेंगे वो हम उसको एडेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप एडेशन एंड कोहेजन की बात करते हो, कोहेजन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, बट जब आप एडिशन की बात करोगे बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर हम बोले तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, चाहे वो टू डिफरेंट लिक्विड्स हो, लिक्विड एंड गैस हो, या गैस एंड सॉलिड, या लिक्विड एंड सॉलिड, कुछ भी हो। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि दोनों ही लिक्विड है तो, बट टू डिफरेंट लिक्विड होना चाहिए, चाहे भले ही दोनों लिक्विड हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको क्लियर होना चाहिए जब बात करते हैं कि फ्लूइड। ठीक है, जब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की बात करते हैं तो ये आपको पता ऑलरेडी कि ये दो चीजें अपना फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। तो हम हमेशा, ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजों को कंसीडर करते हुए चलेंगे आगे। ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या कंडीशंस बोल सकते हो जो हर प्रॉपर्टी में आपको इन्वॉल्व दिखेगी। हर प्रॉपर्टी में इनका कुछ ना कुछ रोल है, चाहे विस्कोसिटी की हम बात करें, चाहे हम सरफेस टेंशन की बात करें, चाहे कैपिलैरिटी की बात करें। ठीक है, सब कुछ आपको इन तीन प्रॉपर्टीज के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, देखो, ठीक है, ये तो आपने बेसिक प्रॉपर्टीज लिख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां से हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे कि क्या हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज है जो हमें डिस्कस करना आगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, डेंसिटी अगर हम बात करें तो बेसिकली आप सबको पता है कि डेंसिटी हम जब बात करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज डेंसिटी की हम जब बात करते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता है। अच्छा, डेंसिटी जो चीज है बेसिकली इसको हम मास डेंसिटी भी बोलते थे कई बार।
ठीक है, मास डेंसिटी भी अगर लिखा है इट मींस सिंपली डेंसिटी लिखा है या मास डेंसिटी लिखा है इट मींस एक ही चीज है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही चीज है। अब अच्छा एक चीज आपको ये बतानी है, जब हम डेंसिटी की बात करते हैं क्या इसका वैल्यू चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू लोकेशंस, कि यही सेम रहने वाला है? हम बात कर सेम रहेगा ना? यस। तो जब आप बात करते हो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी हमेशा, चाहे आप लोकेशन कोई भी देखो, क्योंकि डेंसिटी बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर्स का अरेंजमेंट, जो मॉलिक्यूल से डिफरेंट उनका अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे आप ये डेंसिटी निकाल रहे हो, तो लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज मैंने बोला कोई फ्लूइड है, तो अगर मैं लेट सपोज, सबसे पहले तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि डेंसिटी डिपेंड किस किस फैक्टर्स पे करेगा। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिस पे डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट है, मतलब जिससे उसका डायरेक्ट रिलेशन है। कौन से पैरामीटर्स आप इजीली अगर सोचो तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे होंगे? कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जो डेंसिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं? कौन से पैरामीटर्स होंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, यस अंश बिल्कुल करेक्ट। टेम्परेचर, ऋषभ करेक्ट। यस, इंपॉर्टेंट यही है, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये चीज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर हम डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। अब लेट सपोज कोई फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं, अब फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं, तो आप अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज होगी। ऋषभ सैनी इंक्रीज, डिक्रीज सर। डिक्रीज होगी। गौरव डिक्रीज, मनीषा डिक्रीज। देखो एक चीज है, आपने डेंसिटी डिक्रीज बोला, उसका रीजन आई थिंक शायद आपने ये सोचा होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, बिल्कुल करेक्ट है। बट आपको ये चीज पहले पूछना चाहिए कि जो आप फ्लूइड की बात कर रहे हो उसमें कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स कितना है, बेसिकली वो कंप्रेसिबल है कि इनकंप्रेसिबल है? ये बात समझ में आई? ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही करेक्ट है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर, तो हमें पता है जनरली वॉल्यूम इंक्रीज होगा फॉर गिवन मास, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी डिक्रीज करेगा, बिल्कुल करेक्ट। बट ये चीज पहले आपको पूछना चाहिए कि जो फ्लूइड आपकी बात कर रहे हो, जिस भी फ्लूइड की, वो कंप्रेसिबल है भी कि नहीं या इनकंप्रेसिबल है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चीजें चेंजेस जो आप बात कर रहे हो, कंप्रेसिबिलिटी की मैं बात करूं, क्या सिंपली टेम्परेचर के इफेक्ट रेस्पेक्ट में उसके कितने चेंजेस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाते हैं। अब जैसे अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ये तो टेम्परेचर हो गया, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा, ये बात बिल्कुल सही है। बट आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा क्या उस पे वो इफेक्ट्स कंसिडरेबल है भी कि नहीं। जो टेम्परेचर प्रेशर की आप जो बात कर रहे हो उसके जो इफेक्ट्स है वो वॉल्यूम, देखो मास तो चेंज होगा नहीं, ये तो कंफर्म है, हमें ये पता है कि भाई आप जब गिवन एक सिस्टम की बात कर रहे हो तो मास तो आपका कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? वॉल्यूम पे पड़ रहा है। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? वॉल्यूम पे पड़ रहा है। तो हम जनरली ये देखते हैं जब हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली हम जो लिक्विड्स की बात करते हैं जनरली हम वाटर ही डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द सब्जेक्ट। तो जब वाटर की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर उसमें हम वो वॉल्यूम में उतना चेंजेस नहीं देखते हैं बेसिकली, ठीक है, ये चीज। दूसरा, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में भी हम उतने चेंजेस नहीं देख रहे होते। तो जनरली टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट्स फॉर लिक्विड्स, नॉट फ्लूइड्स, फॉर लिक्विड जनरली हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। बट हाँ, अगर हम जब गैसेस की बात करेंगे तो देन डेफिनेटली ये चीज होने वाला है, ठीक है। तो हमारा को चेक क्या करना है कि मास कांस्टेंट है, जो इफेक्ट वॉल्यूम पे होंगे उसके बेसिस पे मैं डेंसिटी का इंक्रीज डिक्रीज बोल सकता हूं, ये चीज। तो जब मैं लेट सपोज फॉर गैसेस की अगर मैं बात करता हूं, फॉर गैसेस, देखो जब आप फॉर गैसेस की बात कर रहे हो सिंपली, तो आपको पता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन डेफिनेटली क्या होने वाला है,
वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम का इंक्रीज होना ही है। एंड डेफिनेटली आप एक चीज बोल सकते हो कि हाँ डेंसिटी विल डिक्रीज। सिमिलर वे में गैसेस में अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो आप तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, उसका कंप्रेशन इफेक्ट होगा, वो कंप्रेस कर रहा होगा उस पर्टिकुलर चीज को, तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट क्या होगा, डेंसिटी का इंक्रीज होना। ठीक है, तो ये चीज जो है बेसिकली ये वाली चीज, ये हम बेसिकली गैसेस के लिए हम वो इजिली बोल सकते हैं, बट हमें लिक्विड्स के केस में चेक करना पड़ेगा कि कितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम पे। अगर हाँ वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे तो डेफिनेटली हम उसके इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं कि चेंजेस आएंगे ही नहीं, बट अगर वो चेंजेस बहुत ही नेग्लिजिबल है लेट सपोज, तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको अपने एनालिसिस में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप थ्रू आउट द सब्जेक्ट देखोगे, जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो हम मोस्टली इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स का ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स का डिस्कशन टोटली डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, तो उसमें बस क्या थोड़ा कंसेप्ट अलग है। तो जब हम इनकंप्रेसिबल की बात करें, इट मींस वहां पे वॉल्यूम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, जो आपने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, वॉल्यूम में चेंजेस देखने को उतना नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होंगे, चेंजेस चेंजेस होते हैं, बट वो चेंजेस अगर नेग्लिजिबल है, बहुत कम है उनका अमाउंट, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं टोटली। तो गैसेस के लिए हम ये जनरली बोलते हैं, बट अगर इसी में आप एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। ठीक है, इसको लिखने के बाद एक नोट पॉइंट लिखना है इसी में, ये सब लिखने के बाद एक नोट पॉइंट लिख लेना। द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी with pressure, the variation of density with pressure is negligible, variation of density with pressure is negligible for liquids, ठीक है, for liquids and ऐसे लिख लो सॉलिड्स भी, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो डिस्कशन डेंसिटी का तो आपको वहां पे भी उतना कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता सॉलिड के केस में भी, क्योंकि वहां उतना चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं वॉल्यूम में। ठीक है, तो जनरली उसका भी हम डेंसिटी कांस्टेंट लेकर चलते हैं, चाहे आप प्रेशर कुछ भी लगा रहे हो। ठीक है, तो बिकॉज आगे लिख लेना इसी में, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज इनकंप्रेसिबल, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज इनकंप्रेसिबल। ठीक है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज इनकंप्रेसिबल। तो ये बेसिक सी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे कि यार जो लिक्विड्स है वहां पे हम क्या क्या इफेक्ट्स देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो टोटली सेपरेट, बट जनरली हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हैं फॉर द लिक्विड्स उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली चेंजेस होंगे, बट गैस के केस में तो हम कंफर्म बोल सकते हैं ये चीज होगा ही होगा, कंफर्म गारंटेड है, गैसेस में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई। डेंसिटी सिंपली क्या, अच्छा डेंसिटी को हम एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी है, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज। तो इसके बाद नेक्स्ट इसी में लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी बेसिकली, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट की बात करें तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब हम स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं, देखो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। स्पेसिफिक वेट की जब बात करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा बोल सकते हैं हम जनरली, वेट पर यूनिट वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट। तो यूनिट की अगर मैं बात करूं, वेट आपको पता है न्यूटन्स में होगा एंड वॉल्यूम विल बी इन मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज। अब किसी भी पर्टिकुलर मास का अगर हमको वेट लिखना है तो हम उसको mg के टर्म्स में लिखते हैं बेसिकली। अब अगर मैं वही चीज यहां पे लिखूं mg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v, तो देन डेफिनेटली आपको पता है दिस मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट द डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो चीज हमें मिली है बेसिकली,
this specific weight, it is equals to density multiplied by the g basically gravitational acceleration. तो मोस्ट अगेन ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जब भी आप इसकी बात करते हो किसकी स्पेसिफिक वेट की, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड जी, या फिर आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। चाहे आप ये अगर आपको डेंसिटी दिया है, देखो लेट सपोज डेंसिटी दिया है तो आप स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट कर सकते हो, या स्पेसिफिक वेट दिया तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जनरली ये रहता है, कई बार अगर हमें जहां डेंसिटी यूज करना होता है ना, तो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक वेट गिवन होता है, और कहीं अगर हमें स्पेसिफिक वेट यूज करना हो तो वहां पे डेंसिटी गिवन होगा। तो आप इस रिलेशन के हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरी चीज। बाकी आपको मेन चीज तो ये पता होना चाहिए, इट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, क्योंकि ये जी पे डिपेंड कर रहा है। तो जी जिस हिसाब से आपका लोकेशन वाइज चेंज होगा, उस हिसाब से आपका स्पेसिफिक वेट भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट आई थिंक शायद सिविल में सॉइल मैकेनिक्स में यूनिट वेट भी जनरली डिस्कस करते हैं, बट एक ही चीज है वो। जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पे स्पेसिफिक वेट को यूनिट वेट भी बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा। यूनिट्स पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट्स ऐसी चीजें जनरली हम उसमें मिस्टेक करते रहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद लिखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या फिर रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाए या रिलेटिव डेंसिटी बोला जाए, एक ही बात है। कई जगह रिलेटिव डेंसिटी लिखा रहता है, कई जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा रहता है, एक ही चीज है। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, ये है बेसिकली आपका कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड फ्लूइड एंड द फ्लूइड व्हिच इज एन एनालिसिस। जिसका आप एनालिसिस करो उसका आप कंपैरिजन करो विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, मतलब बेसिकली रेशियो है आपका, जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस किसका कर रहे हो, लिक्विड का कर रहे हो कि गैसेस का कर रहे हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हो, देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, या फिर कोई इसको आर डी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता है रिलेटिव डेंसिटी के लिए आर डी। ठीक है, बट जनरली मोस्ट कॉमन है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी एस से हम डिनोट करते हैं। किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फ्लूइड डिपेंड करता है कि आप लिक्विड का बात करो कि गैसेस का। ठीक है, तो अगर आप लेट सपोज आप बात कर रहे हो लिक्विड्स का, तो लिक्विड के केस में जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होने वाला है वो क्या है, वाटर। ठीक है, बट जब आप गैसेस की बात करोगे तो वहां पे स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा, एयर। ठीक है, तो ये किसके लिए हम लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करो अगर आप लिक्विड की, तो हम वाटर कंसीडर करेंगे, एंड अगर आप गैसेस की बात कर रहे हो तो हम एयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जस्ट आपका कंपैरिजन है बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ गिवन फ्लूइड एंड द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस किस चीज का कर रहे हो, लिक्विड का एनालिसिस करो या गैसेस का एनालिसिस करो। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो वाली चीज। अच्छा, ये आपको याद है क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले या रिलेटिव डेंसिटी, इसका मेजरमेंट हम किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम याद है आप लोगों को, किसी ने सुना हो, इंस्ट्रूमेंट का नाम याद है, किससे हम बेसिकली मेजरमेंट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का। सब पिक्नोमीटर तो नहीं होता?
हाँ पिक्नोमीटर भी, बट एक्चुअली वो सॉइल के टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। इन जनरली फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोमीटर होता है। पिक्नोमीटर करेक्ट है, वो आप सॉइल मैकेनिक्स में डिस्कस करोगे वाली चीज, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में भी आप रिलेटिव डेंसिटी, यूनिट वेट डिस्कस करते हो। यूनिट वेट नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये रिलेटिव डेंसिटी वाला कंसेप्ट ये आप सॉइल में भी यूज करते हो, बट पिक्नोमीटर आप वहां पे बोलोगे। बट जनरली हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, गैसेस की, लिक्विड्स की, तो हम बात कर रहे होते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना कि इट इज मेजर्ड बाय द हाइड्रोमीटर। ठीक है, जस्ट वो कभी ऐसे पीएसयूज में पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन कि हाँ ये रिलेटिव डेंसिटी आप किससे मेजर करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, दैट इज H2O, ये कितना होगा, कितना वैल्यू आएगा ये? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1। यस एग्जैक्टली, सूर्य, शहीद, गौरव, काश, हाँ बिल्कुल। तो ये 1 है। ऑब्वियसली बात है, आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वही चीज आप यूज कर रहे हो। गिवन फ्लूइड जो है वो वही है जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है, तो ऑब्वियसली बात है 1 होगा। मरकरी का हमें याद रखना है, इसका वैल्यू होगा 13.6। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मरकरी की हम बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए 13.6। अब अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है या रिलेटिव डेंसिटी पता है तो आप इजीली डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब मरकरी आपका लिक्विड कैटेगरी में आएगा, तो जब आपको पता है कि भाई मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.6 है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मरकरी का डेंसिटी डिवाइडेड बाय रेशियो डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये चीज मतलब रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से डेंसिटी ऑफ मरकरी विल बी इक्वल्स टू 30.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप इस तरीके से वैल्यूज भी निकाल सकते हो। ठीक है, और जनरली यही होगा जहां डेंसिटी, अब वही है चीज, या तो डेंसिटी आपको जहां भी आपको डेंसिटी यूज करना है फॉर्मूले में, या तो स्पेसिफिक वेट गिवन होगा या फिर आपको रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगा। सिंपल सी बात है, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो या तो आपको रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट गिवन होगा, सो दैट आप उससे डेंसिटी निकाल सको। डायरेक्टली जनरली क्वेश्चंस में डेंसिटी नहीं देते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी पता है तो आप इजीली डेंसिटी निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड का। ठीक, ये चीज, अब ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो चीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 4, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम जनरली कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी बेसिकली इसका यूनिट होने वाला है, एंड डेफिनेटली आपको पता है ये किसका रेसिप्रोकल है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज है कुछ जो आपको ये पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल हो गया आपका डेंसिटी का। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपने ऑलरेडी अभी तक स्कूल्स में जनरली चीजें डिस्कस करी है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया ये बेसिकली दिस वन, यहां से डेंसिटी डिस्कस किया, वो चीज मास अपन वॉल्यूम में आपको पता है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। फिर गैसेस के लिए हमने बोला, लिक्विड्स के लिए जनरली हम देखेंगे कि भाई वॉल्यूम पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास की हम बात नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम पे इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर का। ठीक है, बट ये इफेक्ट 100% करेक्ट रहेगा हमेशा गैसेस के लिए। ठीक है, तो फिर हमने नेक्स्ट जब बात करी उसके बाद स्पेसिफिक वेट की, क्योंकि वो दूसरा एक क्राइटेरिया, बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप स्पेसिफिक वेट की बात करते हो तो ये लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो सकता है, बिकॉज इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी एंड जी। तो लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो सकता है, बट
डेंसिटी, मास डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगा लोकेशन से, ठीक है। फिर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस किया, मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, ये पॉइंट आप याद रखना। पीएसयूज या स्टेट लेवल पे जो एई के पेपर होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर वाले, उसमें जनरली ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। बेसिकली रेशियो किसका, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के इसमें हम वाटर कंसीडर करेंगे एंड गैस आप कंसीडर करोगे एयर को एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, अगर आप गैस का एनालिसिस करो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे कुछ, जैसे अगर मैं डेंसिटीज की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ अ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर की हम बात कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज डेंसिटी ऑफ अ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ वाटर की हम बात करते हैं तो ये आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, जनरली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, और प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है, आई थिंक शायद मैकेनिकल वालों को ज्यादा पता होगा, ये टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, हाँ तो वो चीजें बिल्कुल सही है। तो हमें जनरली 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमें चीज याद रखनी है। टेम्परेचर प्रेशर एज सच हमें कभी फ्लूइड में वो चीज यूज नहीं होगी। फ्लूइड्स में टेम्परेचर का जहां रिलेशन है इट इज अ पार्ट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर, वो मैकेनिकल का पार्ट है, बट जनरली हम उतना चीज हम डिस्कस नहीं करते इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बट हमें पता होना चाहिए किसके लिए होता है ये, किस टेम्परेचर पे, एट T इक्वल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी ये आपको पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करेंगे वो है विस्कोसिटी, ठीक है। ये तो सब आपने ऑलरेडी चीजें पता है आपको। विस्कोसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी का क्या मीनिंग है, वो विस्कोसिटी अगर हम जनरल आइडिया लेना चाहे, विस्कोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होगा विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस टू फ्लो, यस आकाश बिल्कुल करेक्ट। ठीक ठीक ठीक, रेजिस्टेंस टू फ्लो इन फ्लूइड्स, सही धनवर, ठीक है। रेजिस्टेंस आया क्यों, ये रेजिस्टेंस आया क्यों, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे रेजिस्टेंस आया क्यों? कोहेजन बिटवीन द लेयर्स, स्लिपिंग बिटवीन द लेयर्स, कोहेजन, हाँ ठीक है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं यहाँ से। लेट सपोज ये कोई आपके पास फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट एक्टिंग एज अ सॉलिड बाउंड्री, ठीक है। जरूरी नहीं है हम फ्लैट प्लेट कंसीडर करें, कुछ भी सॉलिड बाउंड्री हो सकता है, वो सिंपल चीज है इसलिए हम हमेशा जनरली प्लेट कंसीडर कर लेते हैं, बट कोई भी सॉलिड बाउंड्री हो, कोई भी सॉलिड बाउंड्री, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने फ्लैट प्लेट लिया है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉलिड बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लेट सपोज ये आपका ना यहाँ पे फ्लो चल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से, ठीक है। और इसको हमने डिफाइन किया वेलोसिटी u इंफिनिटी से। u इंफिनिटी बेसिकली एक नोटेशन है जो आप फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की बात करते हो। अच्छा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो नाम से हमें समझ में आ रहा है फ्री बोल रहा है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, सिंपली आपका कंप्लीट फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की हम बात करें, u इंफिनिटी मतलब जो कंप्लीट यहाँ पे जो फ्री आपका वेलोसिटी एंटर कर रहा है उसकी हम बात करें, जो कंप्लीटली फ्री है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे। अब जब ये फ्लूइड फ्लो, ठीक है, फ्लूइड फ्लो कहीं से भी हो सकता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है। हम ये चेक कर रहे हैं कि जब ये फ्लो कभी भी किसी एक सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा तो क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जब ये फ्लो इसके कांटेक्ट में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
तो क्या चेंजेस, क्या इफेक्ट्स होंगे, वो हमें एनालाइज करना है। अब अगर लेट सपोज ये पहला कांटेक्ट में आते हैं मॉलिक्यूल्स इसके प्लेट के, ठीक है, इस तरीके से कांटेक्ट में आए, इनिशियली जो कांटेक्ट में आएंगे प्लेट के साथ, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स प्लेट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होने वाला है, स्टिक कर जाएंगे, अटैच हो जाएंगे उस। हाँ, अटैच स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। ये सब, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो हम बोलते हैं ना, जनरली आपने कंडीशन का नाम सुना होगा, नो स्लिप कंडीशन। हाँ, नो स्लिपिंग कंडीशन, एग्जैक्टली करेक्ट। बट उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नो स्लिप की बात आई कहां से है, कैसे आप बोल सकते हो, किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हो कि हाँ ये स्लिप नहीं कर रहा होगा, क्या ये हमेशा ट्रू है, क्या ये चीज हमेशा के लिए ट्रू है, हमेशा वैलिड होगा हर केस में, कि भाई जो भी पहली फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा प्लेट के साथ वो स्लिप नहीं कर रहा होगा, नो स्लिप कंडीशन बेसिकली यहां पे वैलिड होगी। एडेशन फोर्सेस हमेशा के लिए वैलिड होगा, ठीक है, जो आप बात कर रहे हो ना नो स्लिप वाले की बात, नो स्लिप कंडीशन, क्या ये हमेशा वैलिड है, वी कंसिडर्ड फॉर एनालिसिस, हाँ कंसिडर्ड बिकॉज एक्सपेरिमेंटली ये चेक किया गया, हाँ ये होता है नो स्लिप कंडीशन, बिल्कुल करेक्ट है, बट हमेशा हो ये पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शंस डेफिनेटली होंगे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्सेप्शंस होते हैं, बट जो भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं इस लेवल पे, बीटेक लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो जनरली नो स्लिप कंडीशंस हमेशा वैलिड रहती हैं प्रैक्टिकल मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये जो नो स्लिप कंडीशन हम ये अज्यूम कर लेते हैं गलती से कि ये हमेशा वैलिड है, ऐसा नहीं है, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। हाँ, जो हम आगे पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कशन करेंगे वहां हर जगह नो स्लिप कंडीशन वैलिड होगी, हर जगह वैलिड होगी, बट जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं इस लेवल तक। बट अगर आप जब आगे एनालिसिस पे जाते हो तो डेफिनेटली बहुत जगह आपको फ्लो सिस्टम ऐसे मिलेंगे जहां पे ये कंडीशन वैलिड नहीं होने वाली, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो पहला फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इसके साथ कांटेक्ट में आए वो आगे मूव नहीं करे, मतलब फ्लूइड पार्टिकल और जो सॉलिड बाउंड्री है इनके बीच का रिलेटिव मोशन नहीं है कुछ, मतलब द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स एंड सॉलिड बाउंड्री इज जीरो, बेसिकली वो क्या है, वो जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, बिकॉज जो वेलोसिटी सॉलिड बाउंड्री का होगा वही इस फ्लूइड पार्टिकल का भी होने वाला है। अब अगर ये रेस्ट में है तो मॉलिक्यूल्स भी रेस्ट में, अगर ये प्लेट मोशन में है तो ये मॉलिक्यूल्स भी मोशन में होंगे, मतलब कोई भी रिलेटिव मोशन है इनके बीच में। अब लेकिन ये कंडीशन हुई क्यों ऐसा, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व है फिनोमेना, ये बिल्कुल करेक्ट है, कुछ केसेस में आपको मैक्सिमम केसेस में ये देखने को मिलता है, बट इसके पीछे अलग अलग लॉजिक्स है। जैसे कभी आपने किसी ने एडिशन बोला, एस सर एक बार रिपीट, क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे हो, नो स्लिप कंडीशन की बात कर रहे हो, अभी इसको मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा इसका, रुक जाओ अभी, आप किस चीज के रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, हाँ वो रुक जाओ अभी, उसको मैं हम लिखेंगे डेफिनेशन अभी पूरा डिटेल में। नो स्लिप का सिंपली मतलब है कि जो पहला फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहे हैं प्लेट के साथ वो एज इट इज है उसके साथ, मतलब उनका रिलेटिव मोशन नहीं है आपस में, ठीक है, मतलब जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो जो मोशन प्लेट का है वही मोशन इस फ्लूइड पार्टिकल का है एज इट इज। अब इसके पीछे अलग अलग लॉजिक से, अभी जिसमें बीच में से किसी ने एडिशन बोला था वो चीज, वो भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब एक और जो रीजन दिया जाता है जनरली, एक और रीजन जो जनरली, फ्रिक्शन भी तो हो सकता है, रफ सरफेस होगा। हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ बेसिकली, जो प्लेट्स की आप बात कर रहे हो, तो अगर प्लेट को आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से चेक करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रोजेक्शंस, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे अगर आप देखोगे, तो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी ये है कि मॉलिक्यूल्स जब फ्लो कांटेक्ट में आएगा तो मॉलिक्यूल्स यहां पे आपका क्या हो सकते हैं, यहां पे आपके मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपके यहां पे आके अटैच हो सकते हैं कई बार, पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज रहती है कि जो ये प्रोजेक्शन है, ये आपका प्रोजेक्शन है नीचे, फिर डिप्रेशंस, प्रोजेक्शंस, डिप्रेशंस, इररेगुलरिटीज जो होती है रफ सरफेसेस की,
परफेक्टली स्मूथ तो कुछ होता नहीं। तो जो रफ सरफेसेस है, इररेगुलरिटीज, वहां पे मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जाते हैं, बेसिकली फंस सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ सिंपल कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके आपके रुक गए, उनका मोशन नहीं हो पा रहा आगे, उनका मोशन नहीं हो पा रहा आगे, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा उनका वेलोसिटी का। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड बाउंड्री। हाँ, नॉर्मल कंपोनेंट की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल आया फिर ऊपर, ये ऊपर जा सकता है। ये नॉर्मल कंपोनेंट की हम बात नहीं कर रहे। जो नो स्लिप कंडीशन है ना, उसमें हम हमेशा टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करते हैं। टेंजेंशियल कौन सा, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड बाउंड्री, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। नॉर्मल कंपोनेंट की हम बात नहीं कर रहे। नॉर्मल कंपोनेंट में भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई मॉलिक्यूल आए नीचे फिर दोबारा ऊपर चले जाए, कुछ हो सकता है, फिर दोबारा फ्लूइड सिस्टम में। तो एक वन ऑफ द रीजन ये भी रहता है कि जो प्रोजेक्शंस इररेगुलरिटीज है यहां पे मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो जाए, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस रहे। बट एग्जैक्टली कोई क्रिस्टल क्लियर एक कंप्लीट थ्योरी नहीं है जो पूरे नो स्लिप कंडीशन को डिफाइन कर दे। अलग अलग थ्योरीज अलग अलग जगह वैलिड्स होती है। जैसे एडिशन बोला, ये इररेगुलरिटीज जो ये आपकी सरफेसेस है, रफ सरफेस, वहां पे मॉलिक्यूल्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इनका आगे ये, अब कभी ऐसा तो होगा नहीं कि आपने फ्लो बहुत तेज करा और ये मॉलिक्यूल इस जो रफ सरफेस थी इसको ब्रेक करते हुए आगे चले गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप बहुत तेज स्पीड से फ्लो करवा रहे हो, बहुत तेज से फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली वो यहां से मॉलिक्यूल इजेक्ट होके यहां से बाहर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा नहीं होगा कि ये मॉलिक्यूल इस जो ये येलो वाली हाइट से प्रोजेक्शन, ये येलो जो हमने सरफेस बनाया सॉलिड वाला, इसको वो तोड़ते हुए आगे चले जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स यहां से इजेक्ट हो जाए और बाहर जाए फिर सिस्टम में, मतलब मेन फ्लूइड के साथ आगे फ्लो करे, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो इसका ये जो चीज है ना, ये मतलब आप समझ सकते हो ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक तरीके से। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज ये आपका सॉलिड सरफेस है, तो उसका ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बट नो स्लिप कंडीशन जो भी हम एनालिसिस करेंगे थ्रू आउट अवर सब्जेक्ट पूरे, आप जब बीटेक लेवल की बात करते हैं तो नो स्लिप कंडीशन हमेशा वैलिड है। बट जब आगे आगे जैसे जैसे आप आगे एमटेक लेवल पे जाओगे या पीएचडी लेवल पे जाओगे, तो वहां बहुत सारे केसेस ऐसे भी पड़ते हैं जहां पे नो स्लिप कंडीशन वैलिड नहीं है। हाँ, आकाश कुमार ट्रैप, हाँ बेसिकली मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे। बट अगर मैंने फ्लो रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज करा तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स इजेक्ट होकर बाद में सिस्टम में दोबारा फ्लो के साथ आगे चले जाए, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब अकेले कंप्लीट ये थ्योरी कंप्लीट नहीं है, एक तरीके से मैं बोल रहा हूं कि ये थ्योरी कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रही है कि आपके मॉलिक्यूल्स यहीं पर हमेशा ट्रैप होंगे। अब अगर बहुत तेज वेलोसिटी, बहुत हाई फ्लो चल रहा है तो मॉलिक्यूल्स यहां से इजेक्ट होकर बाहर जा सकते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। बट नंबर ऑफ थ्योरीज है, नंबर ऑफ थ्योरीज के बेसिस पर, और ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई है। ठीक है, बट हमें अभी ये कंसेप्ट समझना है कि हाँ, नो स्लिप कंडीशन ये कंसेप्ट है कि भाई जो फ्लूइड लेयर कांटेक्ट में आता है प्लेट के साथ या कोई भी सॉलिड बाउंड्री के साथ, तो इनिशियली क्या होगा, उसका क्या होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला प्लेट के साथ, ये सॉलिड बाउंड्री के साथ जो सॉलिड बाउंड्री का मोशन होगा वही उस पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल का भी होने वाला है। मतलब देयर विल नॉट बी एनी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेयर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड बाउंड्री। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो वन ऑफ द बहुत सारे रीजंस है, तो वो हमें आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछे नो स्लिप कंडीशन के क्या क्या रीजन, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रीजन है, तो सबसे पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज है। तो ये आप एक थ्योरी ये बोल सकते हो, दूसरा आप एडिशन भी बोल सकते हो कि सॉलिड के साथ आपका फ्लूइड पार्टिकल का बेसिकली अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वन ऑफ द बहुत सारे अलग अलग रीजन बोले जा सकते हैं, बट इसको अगर आप बोलोगे तो हाँ, ये फिर भी आपको थोड़ा कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ा ज्यादा ये ऐसा लग रहा है कि ये करेक्ट होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एडिशन हो, एडिशन बोला जा सकता है बट एडिशन हमेशा करेक्ट नहीं होगा। पॉसिबिलिटी एडिशन की, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एडिशन ना हो मॉलिक्यूल्स में। एडिशन तो डिपेंड करता है ना सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मतलब क्या नो स्लिप कंडीशन नहीं बनेगी। नो स्लिप कंडीशन तब भी बनती है, ऐसे बहुत सारे फ्लूइड्स होंगे जहां पे एडिशन बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड बाउंड्री, फिर भी वहां नो स्लिप कंडीशन वैलिड है। तो सिंपली ये बोल देना कि एडिशन की वजह से नो स्लिप कंडीशन हो रही है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमें बात समझनी है कि नो स्लिप कंडीशन वैलिड है, एंड जितना भी हम डिस्कशन करेंगे हर जगह वैलिड होने वाला है। अब इससे हुआ क्या, ठीक है, इससे हुआ क्या, देखो जब यहां पे ये, अच्छा पहले एक काम करो, इसमें आप नो स्लिप कंडीशन का एक पॉइंट लिख लेना
सबसे पहले एक नो स्लिप कंडीशन के लिए एक पॉइंट लिखना, नो स्लिप कंडीशन एक हेडिंग डालना, पहले तो ये डायग्राम बना लो, ये सब कंप्लीट डायग्राम बना लो, उसके बाद नो स्लिप एक हेडिंग लिखना, हेडिंग लिखो, देन उसमें एक पॉइंट लिखो, ठीक है। डायग्राम बना लिया, फिर नो स्लिप हेडिंग डालना, फिर देन एक पॉइंट लिखना, जीरो रिलेटिव टेंजेंशियल कंपोनेंट, zero relative tangential component of velocity between fluid and solid at their point of contact, between fluid and solid at their point of contact, ठीक है। जो जीरो रिलेटिव टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जनरली हम जीरो वेलोसिटी बोल देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये हाईलाइट कर लेना, जीरो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंशियल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम नॉर्मल कंपोनेंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज है, ये चीज जनरली ऐसे इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं, कौन सी वेलोसिटी, नॉर्मल वाली, टेंजेंशियल वाली। टेंजेंशियल हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसी में, इट इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, it is the experimental observation which is true for many practical cases, which is true in many practical cases, which is true in many practical cases, ठीक है। and obviously there are some exceptions to it, and obviously there are some exceptions to it, ठीक है। obviously there are some exceptions to it। अब exceptions कहां देखने को मिलेंगे, देखो exceptions आपको वहां देखने को मिलेंगे जहां पे ना मॉलिक्यूलर डेंसिटी बेसिकली कम हो। लेट्स सपोज एक ऐसा फ्लो हो रहा है, वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कम है, तो यहाँ पे जो ट्रैप होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो, एक दो मॉलिक्यूल्स ट्रैप और वो मॉलिक्यूल्स भी बेसिकली फ्लो के साथ आगे चले जाए। ये जो हम ट्रैप वाला जो कंसेप्ट बता रहे, ऐसा हो सकता है कि ये वैलिड ना हो बहुत जगह, अगर ये वैलिड नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है नो स्लिप कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा आपको वहां देखने को मिलेगा जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली सिस्टम में बहुत कम होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एग्जांपल होता है रेरिफाइड गैसेस, ठीक है। एक चीज आप लिख सकते हो रेरिफाइड गैसेस, जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे ये चीज आप सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप इसको लिख सकते हो एग्जांपल के लिए, रेरिफाइड गैस सिस्टम ऐसे लिख लेना, ठीक है। मतलब रेरिफाइड गैस सिस्टम बोलने का मतलब क्या है, जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिस्टम में बहुत कम है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज बेसिकली पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप नो स्लिप कंडीशन को भी अज्यूम करो कि करेक्ट है, ठीक। तो रेरिफाइड गैस सिस्टम बेसिकली एक एक्सेप्शन हम बात कर सकते हो, और अभी बहुत सारे ऐसे आपके सर्फेसेस डेवलप होती है जहां स्लिपिंग पॉसिबल है, जहां पे क्या स्लिपिंग पॉसिबल है। अगर स्लिपिंग पॉसिबल है तो डेफिनेटली टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उसका वेलोसिटी का भी। अभी तो हम बोल रहे हैं कि स्लिप नहीं कर रहा है, नो स्लिप, बट ऐसी भी बहुत सर्फेसेस डेवलप्ड हुई है जिसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। मतलब क्या है वो बेसिकली वहां पे आपका स्लिपिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि वहां स्लिप हो जाए, ऐसी बहुत स्मूथ सर्फेसेस होती है जहां स्लिपिंग पॉसिबल होती है, तो वहां पे नो स्लिप कंडीशन वैलिड नहीं है, बट हम जितना एनालिसिस करेंगे तो वहां पे हमेशा वैलिड होगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें मुझे ये देखना है कि यार हो क्या रहा है इसकी वजह से हुआ क्या। तो हमने क्या बोला कि जो पहला फ्लूइड पार्टिकल कांटेक्ट में आया प्लेट के साथ, वो स्टिक कर गया, ठीक है, स्टिक कर गया तो उसका कोई मोशन नहीं है। मतलब जो ये पहले यहां पे था इसके पास तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, ये मोशन में था, यहां पे आने के बाद रुका ना, मतलब इसका जो इनिशियली मोशन था, इनिशियली इसका जो मोमेंटम था वो डिस्टर्ब हो चुका है। मोमेंटम उसका इनिशियली जो था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो चुका है। ये बात सही है,
यहाँ पे वो मोशन में है, अपना u इंफिनिटी वेलोसिटी है, बट जैसी प्लेट के साथ कांटेक्ट में आता है या सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना मोमेंटम उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मोमेंटम का लॉस हो रहा है, या फिर ऐसे बोलो कि मोमेंटम उसका डिस्टर्ब हो गया। ठीक, अब क्या है देखो, ये हमें बात समझ में। नेक्स्ट इसमें अगर मैं यही चीज को दोबारा से कंटिन्यू करूं, ठीक है, ये चीज, ये हमारा प्लेट है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बोला कि ये पार्टिकल्स कांटेक्ट में आए और इनका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इनका मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जब मोशन की बात करते हैं तो हम हमेशा मोमेंटम से ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब भी आप मोशन की बात करते हो मोमेंटम ज्यादा बेटर पैरामीटर है किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि मोशन अकेले सिर्फ वेलोसिटी से डिफाइन नहीं हो सकता, मास भी इन्वॉल्व है उसमें। तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोमेंटम हम यूज कर रहे होते हैं, सिंपली वेलोसिटी नहीं मोशन के लिए। जब आप मोशन की बात कर रहे हो, मोशन को आप कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हो, कहीं भी एक्सप्लेन करना चाहते हो, डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो हम मोमेंटम को कंसीडर करते हैं, बिकॉज मास एंड वेलोसिटी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जा रहा है, तो यहां पे जैसी कांटेक्ट में आया तो उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ। अब ये तो प्लेट के कांटेक्ट में था तो इसका मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ, ये बात समझ में आती है, बात समझ में आती है कि भाई इसका प्लेट के साथ कांटेक्ट में आया, सॉलिड बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में आया तो इसका मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ, ये बात समझ में आती है। बट जब मैं दूसरा लेयर बना रहा हूं, ठीक है, जब हम दूसरा लेयर बनाएंगे, ये चीज, इसको तो u इंफिनिटी वेलोसिटी से मूव करना चाहिए ना, लेकिन इसको तो u इंफिनिटी वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ये तो प्लेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। बट क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो ये येलो कलर के मैंने लेयर बनाई है फ्लूइड की, ये u इंफिनिटी वेलोसिटी से मूव कर पाए? ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? नो 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 नो, हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सही, बिल्कुल करेक्ट। अब क्यों नहीं पॉसिबल है? इसका तो डायरेक्ट कांटेक्ट था ही नहीं प्लेट के साथ। अच्छा चलो ये छोड़ो, इसके बाद मैंने एक और लेयर बना देता है, लेट्स सपोज हम, ये सेकंड लेयर हमने ये बनाई, मतलब थर्ड लेयर हो गया आपका। फिर उसके बाद एक और लेयर हमने बनाया ये, ठीक है। तो आप एक चीज चेक देखोगे, ठीक है, कि भाई इनिशियली जो ये वाली लेयर है, यहां वेलोसिटी 0, ये बात क्लियर है। एडिशन लेयर्स, देखो वेलोसिटी ये 0 हो गया इसका, जो व्हाइट से हमने बनाया है, बेसिकली इसका वेलोसिटी 0, क्योंकि ये सबसे वो लेयर है जो बिल्कुल कांटेक्ट में है सॉलिड बाउंड्री के साथ। बट जो येलो वाला उसका कांटेक्ट में नहीं है, बट फिर भी इसका वेलोसिटी यू इन्फिनिटी नहीं हो पाया, बिकॉज इसका अगेन मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ है। अब डिस्टर्ब किसने करा? इस फ्लूइड लेयर ने, इस फ्लूइड लेयर ने, और इस फ्लूइड लेयर का मोमेंटम किसने डिस्टर्ब किया? सॉलिड बाउंड्री ने। ये बात सही है। येलो वाला यू इन्फिनिटी से मूव नहीं कर पा रहा बिकॉज इसका मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ है, बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड ये वाली, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो सेकंड लेयर का कांटेक्ट फर्स्ट के साथ है, तो फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में आया तो उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ। फर्स्ट का मोमेंटम डिस्टर्ब इसलिए हुआ क्योंकि वो सॉलिड बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में, ठीक है। अब थर्ड वाले की हम बात करें, थर्ड वाले का भी मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ है, जो इनिशियली उनका मोमेंटम रहा होगा वो दोबारा डिस्टर्ब हो गया जब थर्ड वाला सेकंड के कांटेक्ट में आया होगा। सिमिलर वे में फोर्थ वाला थर्ड के साथ कांटेक्ट में आया, तो ये मोमेंटम जो डिस्टर्ब वाली चीज है ये ऊपर तक जा रही है, कोई तो इसको ऊपर तक लेकर जा रहा है। ये जो प्रोपेगेट करा रहा है कि भाई मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ, ये बात ऊपर तक कहां से जा रही है? कोई तो मैसेज वो फ्लोट कर रहा है ना ऊपर। जो मोमेंटम डिस्टर्बेंस वाली चीज है, ये चीज ऊपर तक कैसे जा रही है बात? मतलब ये चीज, ये जो हम बात कर रहे हैं मोमेंटम डिस्टर्बेंस, ये चीज प्रोपोगेट कर रहा है ऊपर तक। डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होगी जो इसको ऊपर प्रोपोगेट करा रही है, बिकॉज एक ही लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इसी में इफेक्ट दिखना चाहिए, बाकी में क्यों दिख रहा है? तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें समझना है कि यार ठीक है इसका कांटेक्ट है, ये समझ में आया, ये रुकता है, नो स्लिप कंडीशन है, ठीक है, समझ में आती है बात। बट ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर,
इनमें क्यों चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनका क्यों मोमेंटम डिस्टर्ब हो रहा है, मोमेंटम डिस्टर्ब वाली चीज ये ऊपर तक कैसे प्रोपोगेट कर गई, तो वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए। हाँ यार कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्सिबल होगा ना, कि जो ऊपर तक ये चीज को प्रोपोगेट करा रहा होगा, ऊपर तक चीज को लेकर जा रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बात, ये बात चलो ठीक है, इसका जीरो है, इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, इट विल नॉट बी जीरो, डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ऊपर जो भी होगा वेलोसिटीज डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल यहां पे बनाऊं, लेट सपोज, देखो यहां पे अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लेट सपोज ये वर्टिकल मैंने लाइन खींची, ठीक है, तो ये लेट सपोज वाई आपका वाई डायरेक्शन में हो गया। अब मैं वेलोसिटी देखूंगा तो वेलोसिटी मुझे यहां पे पता है कि भाई जीरो है, जहां पे सॉलिड बाउंड्री पॉइंट है, जहां पे सॉलिड बाउंड्री है वहां पे तो वेलोसिटी जीरो होगी डेफिनेटली। बट जैसे जैसे मैं यहां से ऊपर जाऊंगा तो मुझे वेलोसिटीज कुछ ना कुछ दिखाई देंगी, नजर आना शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटीज मुझे दिखना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे मैं इससे ऊपर उठा तो कुछ वेलोसिटी दिखा, फिर कुछ और दिखा, फिर कुछ और, फिर कुछ और, धीरे 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 ये चीज मुझे दिख गई। और जैसे मैं कुछ एक हाइट तक पहुंचा तो मुझे ये भी दिख गया कि भाई मुझे जो वेलोसिटी थी जो इनिशियली, वो वेलोसिटी भी मुझे नजर आ गई, यू इन्फिनिटी वाली वेलोसिटी भी मुझे नजर आ गई। कुछ हाइट के बाद, कुछ हाइट के बाद मुझे वो वेलोसिटी भी नजर आ गई, यू इन्फिनिटी वाली। बट ये क्या है, बेसिकली ये हमारा है वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, अब इसका नेचर पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल, क्यूबिक, लॉगरिथमिक कुछ भी पॉसिबल है। वो एक हम जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे फ्लो को तब हम निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। बट अभी आपको ये समझना है कि कोई वेलोसिटी प्रोफाइल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाइड प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में चीजें देखने को मिल रही है। तो यहां पे वेलोसिटी जीरो बोला, यहां पे आपको कुछ वेलोसिटी दिखी, यहां पे कुछ, फिर धीरे धीरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना तो आपको वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब लेकिन आप एक चीज देखोगे, जो मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ नीचे, वो तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है नीचे वाली लेयर का, फर्स्ट का। फिर दूसरे वाले का उसने क्या करा, जो उसके साथ कांटेक्ट में उसके मोमेंटम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, फिर धीरे धीरे थर्ड वाले के मोमेंटम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, फिर फोर्थ वाले को करी। बट ये जो मोमेंटम डिस्टर्ब करने वाली जो चीज है ये धीरे धीरे एक हाइट के बाद खत्म हो रही है। मतलब लेट सपोज इस हाइट के बाद, ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, इससे ऊपर की मैं बात करूंगा ना तो ऊपर कुछ भी नजर नहीं आने वाला। ऊपर क्या, कुछ भी नजर नहीं आने वाला। क्या नहीं नजर नहीं आने वाला, क्या चीज हमें नजर नहीं आएगी, वो है बेसिकली मोमेंटम डिस्टर्बेंस। वो चीज है मोमेंटम डिस्टर्बेंस। मुझे मोमेंटम डिस्टर्बेंस बेसिकली नजर नहीं आने वाला। कहने का मतलब, जो इफेक्ट्स मुझे नीचे दिख रहे हैं वो इफेक्ट्स मुझे एक हाइट के बाद ऊपर नहीं नजर आएंगे। मतलब ऊपर फ्लो सारा यू इन्फिनिटी से ही चल रहा होगा। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं, ऊपर मैं फ्लो की बात करूं, ये सब यू इन्फिनिटी से ही चल रहा होगा। बट जैसे जैसे मैं नीचे नीचे आ रहा हूं टूवर्ड्स द प्लेट, टूवर्ड्स द सॉलिड बाउंड्री, तो मुझे इफेक्ट्स दिखने शुरू हो रहे हैं। कौन से इफेक्ट्स, मोमेंटम डिस्टर्बेंस वाले इफेक्ट्स दिखने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलूं, जैसे मैं प्लेट से धीरे 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 दूर चले जाऊंगा तो मुझे यू इन्फिनिटी वेलोसिटी ही दिखाई देगी। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी डेफिनेटली डिफरेंट है, बट एक सर्टेन हाइट के बाद यू इन्फिनिटी वेलोसिटी ही दिख रहा है। तो ये चीज जो है, जो मोमेंटम डिस्टर्बेंस वाली चीज है, जो प्रोपेगेट जो करा रहा है, वो बेसिकली वो विस्कोसिटी है, वो एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। ठीक है, अब होगा क्या, ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अभी जो रिलेटिव मोशन वाली बात है वो भी हम देखते हैं। बट इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि यार जो कांटेक्ट में आया पहला लेयर सॉलिड बाउंड्री के साथ, वो क्या होगा, स्टिक करके बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। फिर उसके साथ जो कांटेक्ट में आएंगे उनका भी मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ होगा, फिर उसके ऊपर जो लेयर होगी उनका भी मोमेंटम डिस्टर्ब। अब ये मोमेंटम डिस्टर्बेंस वाली चीज धीरे धीरे ऊपर तक जा रही है, बट एक सपोज एक सर्टेन हाइट तक ही जा सकता है, उस हाइट से ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद एज इट इज फ्लो चल रहा होगा। तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, है ना, ये चीज आप नोटिस करोगे, ठीक है चलो मुझे समझ में आ गया कि मोमेंटम डिस्टर्ब हो रहा है। बट अगर आप किसी लेयर को देखोगे, लेट सपोज कोई सी भी एक मैं लेयर कंसीडर कर लेता हूं फ्लूइड की,
ठीक है, एक फ्लूइड लेयर की बात कर लेता हूं और इसमें अगर मैं इफेक्ट्स देखना चाहता हूं तो ये फ्लूइड लेयर लेट सपोज आपका v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी या u वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये u वेलोसिटी से मूव कर रही, बट इसके ऊपर जो दूसरी लेयर होगी, इसके ऊपर जो दूसरी लेयर होगी ये डेफिनेटली आपका क्या होगा, u प्लस du वेलोसिटी से मूव करेगी। ये बात कंफर्म है। नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा कुछ, तो ये तो बात कंफर्म है। आप नीचे की लेयर देखोगे और उससे ऊपर वाली लेयर का कंपैरिजन करोगे तो ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगा। और यहां पे ये रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है आपको u और ये u प्लस du, तो डिफरेंस आ गया ना वेलोसिटीज का, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन इस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज कौन कर रहा है, वही चीज विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी फ्लूइड का, वो इस रिलेटिव वेलोसिटी वाली चीज को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये वेलोसिटी इस पे इफेक्ट लगाएगी इस तरीके से और ये वेलोसिटी इस पे इफेक्ट लगाएगी, मतलब लेयर बेसिकली इस तरीके से अपोजिट। तो ये रिलेटिव मोशन इनका आपस में चलता रहेगा, दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, वो बात सही है, बट ये फ्लूइड लेयर इसके मोशन को डिस्टर्ब करेगी क्योंकि इसका वेलोसिटी u है और उसका u प्लस du मतलब डेफिनेटली उससे ज्यादा है। तो ये तो चाहेगा कि ये u प्लस सिर्फ u से चले ऊपर वाली लेयर, और नीचे वाली आपका u प्लस du से चले ऊपर वाली लेयर जैसा चाहेगी। बट क्या होता है इन दोनों के बीच में फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ये जो चीज मैंने बनाई है, ये चीज क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है दोनों के बीच में। जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स व्हेन वन लेयर ट्राइज टू मूव ओवर द अनदर लेयर। वो जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है बेसिकली कि जब एक लेयर मूव कर रही है u वेलोसिटी से, दूसरी कर रही है u प्लस du, वो मतलब उससे ज्यादा वेलोसिटी से, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया। ठीक है, तो ये लेयर तो कुछ u से मूव करना चाहती है, वो u प्लस du से मूव करना चाहती है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। अब इस रिलेटिव मोशन को अपोज कौन कर रहा है, द फ्लूइड प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। कैसे अपोज कर रहा है, कैसे अपोज करेगा, देखो अगर आप एक चीज छोटी सी बात इसमें अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, जब आप देखते हो कि यार दो लेयर्स की हमने बात करी ना स्टार्टिंग में, ये चीज है, ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, या सिंपल ऐसा हम एक फ्लूइड लेयर, एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब जब आप देखते हो कि यार यहाँ पे इसका मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, लेट सपोज इसमें कोई शेयर फोर्स लगा, सिंपल एक ऐसा केस भी कंसीडर कर सकते हैं, तो इसका कुछ मोशन इस तरीके से। अब जब इसका मोशन इस तरीके से होगा, बट आपको ये भी तो पता है कि यार इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डेफिनेटली क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे, इनकी जो न्यू पोजीशन है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं अलग से, तो ये क्या हो जाएंगे, आगे मॉलिक्यूल्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे कुछ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये चीज, और ये चीज कुछ आपका ऐसे मूव कर रही होगी। मूव तो सभी मूव कर रहे हैं, बट अलग अलग वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं, सब लेयर की फॉर्मेशन में मूव कर रहे हैं, बट अलग अलग वेलोसिटीज से। अब होगा क्या ना, ये जो चीज मैं बॉन्डिंग दिखा रहा हूं बेसिकली ये क्या है, जो आप बोल रहे हो कोहेजन, बिल्कुल करेक्ट है कि ये चीज कोहेजन है बेसिकली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कोहेजन है, बिल्कुल करेक्ट, जो भी आप जितना भी बोल रहे हो कोहेजन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये प्रॉपर्टी का बेसिकली ये रोल है यहां पे कि ये अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन क्या यार, इसका वेलोसिटी u है, इसका u से कम होगा, इसका और कम होगा, तो वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है उसको अपोज कर रहा है। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द फ्लूइड लेयर्स, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड लेयर्स का जो मेन रीजन है एक्चुअली में वो ये है कि जब भी कोई फ्लूइड मूव करता है तो कहीं भी किसी भी सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे आपको ये इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, विस्कस इफेक्ट्स, ठीक है। जिस पॉइंट के बाद u इंफिनिटी वेलोसिटी आपको दिख रही है वहां पे आपको विस्कस इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। विस्कस इफेक्ट्स दिखना ना दिखना इसका मतलब ये नहीं है कि विस्कोसिटी नहीं है फ्लूइड की, विस्कोसिटी है फ्लूइड की, बट दो चीज है ना, देखो एक चीज जो इसका मोशन करा रही है, एक चीज जो इसका मोशन करा रही है फ्लूइड का, दूसरी चीज जो इसके मोशन को रोकने की कोशिश कर रही होगी।
तो दोनों का रिलेटिव चेक करना पड़ेगा ना, दोनों का जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है उसको चेक करना पड़ेगा। एक कोई फ्लो करा रहा है और एक कोई फ्लो होने से रोक रहा है, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी विस्कोसिटी है। अब जो फ्लो करा रहा है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस जो कि फ्लूइड ऑफर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इजीली मूव कर जाएगा, है ना। तो वो चीज है कि जब आप ये यू इन्फिनिटी के बाद की बात कर रहे हो, मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट तक तो आपको विस्कस इफेक्ट्स दिखाई देंगे कि भाई मोशन का जो हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। बट इस पॉइंट के बाद ऊपर, इस पॉइंट के बाद ऊपर वाला एरिया, ये सब यू इन्फिनिटी से मूव कर रहा होगा और यहां पे आपको विस्कस इफेक्ट्स नहीं दिख रहे होंगे। याद रखना पॉइंट क्या बोला, नो विस्कस इफेक्ट्स। विस्कस इफेक्ट्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी तो होगा फ्लूइड का, बट उसका इफेक्ट यहां पे दिख नहीं रहा है। दिख कहां रहा है, जहां पे आप सॉलिड बाउंड्री के बिल्कुल पास में हो, वहां पे आपको विस्कस इफेक्ट्स ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको विस्कस इफेक्ट ज्यादा दिखाई देंगे। बट अगर आप यहां पे लिखोगे, लेट सपोज यहां पे अगर आप लिखते हो, तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा नो विस्कस इफेक्ट्स। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि विस्कस इफेक्ट्स आर वेरी लेस। विस्कस इफेक्ट्स आर वेरी लेस। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि यहां पे विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेंट है, डोमिनेट कर रहे हैं बेसिकली। और इसके बाद कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहे होंगे, दो इफेक्ट्स है। देखो ये मोशन आ रहा है, इनर्शिया वर्ड आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इनर्शिया बेसिकली क्या है, जो उसकी खुद की स्टेट है उसको कंटिन्यू रखना। इनर्शिया का मतलब है कि अपनी स्टेट को मेंटेन रखना, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे मोशन की हो। तो ये जो इनर्शिया है, इसका इनर्शिया कौन सा, मोशन वाला, वो उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। तो यहां पे इनर्शिया फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे इस ऊपर वाले रीजन में, और नीचे कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, विस्कस फोर्सेस। दो फोर्सेस के बीच में हमेशा रिलेटिव टेंडेंसी हमें चेक करनी होती है। इनर्शिया फोर्सेस जो मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, विस्कस फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो मोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का रिलेटिव मैग्नीट्यूड हमें चेक करना होता है कि कौन ज्यादा कौन कम है, करेक्ट। तो जब आप इस सर्टेन हाइट से ऊपर देख रहे हो तो इनर्शिया फोर्सेस का इफेक्ट ज्यादा है। बट इस साइड से अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो, नियर टू सॉलिड बाउंड्री, सॉलिड बाउंड्री के आसपास की बात कर रहे हो, तो वहां पे विस्कस फोर्सेस का इफेक्ट ज्यादा होगा, इनर्शिया फोर्सेस का इफेक्ट उतना देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक। तो ये चीज है आपका कि विस्कोसिटी हमारा बेसिकली बिल्कुल करेक्ट है कि इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स क्या किसके अपोज कर रहा है, द रिलेटिव मोशन ऑफ अ फ्लूइड लेयर्स। कि भाई यार ये तो आपका, ये एग्जांपल जैसे हमने बोला, ये u प्लस डी से मूव कर रहा है और ये सिंपली u से मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी ज्यादा ऊपर वाली लेयर का, नीचे वाले का कम। तो फ्लूइड इसी मोशन को तो अपोज कर रहा है। हाँ, सब एक साथ जा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड इसी मोशन को अपोज कर रहा है। यार ये ऊपर से ऊपर वाली लेयर जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से, नीचे वाली कम से। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी जो विस्कोसिटी इसी का अपोज कर रहा है। और बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे रीजन क्या है, तो हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है कि कोहेजन होने वाला है। कोहेजन बिल्कुल करेक्ट रीजन है। बट उससे पहले आपको ये पिक्चर भी क्लियर होनी चाहिए कि ये कहानी जो है पिछले की। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आइडियल फ्लूइड में भी तो कोहेजन होता है, तो उसमें विस्कोसिटी जीरो के साथ ही है फिर। आइडियल फ्लूइड में कोहेजन, आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो होता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो उसमें कोहेजन तो होता ही है, तभी तो फ्लूइड है, क्योंकि कोहेजन के देखो बिना तो पार्टिकल्स तो इधर उधर हो जाएंगे। तो जब हमने आइडियल उसको फ्लूइड आइडियल, क्या होता है, विस्कोसिटी जीरो बस, इसके अलावा और। सर उसमें डेंसिटी भी होती, आइडियल फ्लूइड का मीनिंग होता कंप्रेसिबल भी होता हो। है, इनकम्प्रेसिबल भी होता है, सरफेस टेंशन भी जीरो होता है। ये 3 पॉइंट आपने पढ़े होंगे, है ना। बट यस सर। आइडियल फ्लूइड अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, बेसिकली वहां पे फ्लूइड जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है। देयर विल नॉट बी एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, हम उसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, इसलिए हम वहां पे वो फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। अब अगर डेफिनेटली कोहेसिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो डेफिनेटली वो अपोज करेंगे एक दूसरे को। जो हम विस्कोसिटी जीरो बोल रहे हैं, आप आइडियल फ्लूइड का अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो एक्चुअल ये है, जो हम आइडियल गैसेस के लिए भी अप्लाई करके रखते हैं। आइडियल गैसेस हो गया, आइडियल फ्लूइड हो गया, एक ही चीज क्या कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल अपना अलग अलग मोशन कर रहा है, उसका आपस में इंटरेक्शन नहीं है। बट इन रियलिटी ऐसा होता ही नहीं है।
इन रियलिटी ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, ये बात हमें समझनी है। अब रियलिटी की बात करोगे तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होगा, कंफर्म होगा, और हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके मोशन को वो अपोज कर रहा होगा अगर वो उससे अलग है। अगर उसका मोशन दूसरे से अलग है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। हाँ, सब कुछ एक साथ चल रहा है तो फिर अपोजिशन की तो कोई बात ही नहीं होगी फिर। तो मॉलिक्यूल्स अपोज तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि इंटरेक्शन है। अब अगर इंटरेक्शन नहीं है, जैसे कि हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आइडियल गैसेस की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सिंपली मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर वो किस बात का अपोज करेगा? ठीक, ये चीज समझनी है। तो ओवरऑल वैसे विस्कोसिटी की बात करो तो सिंपली रेजिस्टेंस है, बट उस रेजिस्टेंस से पिछले जो स्टोरी है वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि कहां से वो रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या चीज है इन्वॉल्व हो रही है, वो सब। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी में ना नेक्स्ट इसके बाद एक डेफिनेशन लिख लेना सबसे पहले तो। अंश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन लिखो सबसे पहले तो। डेफिनेशन लिख लो। इसमें लिखना डेफिनेशन, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस it is the internal resistance between the fluid layers when one fluid layer move relative to another layer, when one fluid layer moves relative to another layer। ठीक है, सिंपल सी बात है। विस्कोसिटी को हम ऐसा भी बोलेंगे सिंपली कि प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड है। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, अब अच्छा यहां पे, अच्छा इसी में हम यहां पे रीजंस भी लिख लेते हैं। जब आप रीजन की बात करोगे, रीजन में आप सबसे पहले लिखोगे भाई लिक्विड, कि लिक्विड के लिए क्या रीजन है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में रीजन है कोहेजन या कोहेसिव फोर्सेस, कोहेजन बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। जब आप गैसेस की बात करते हो, ठीक है, जब आप गैसेस की बात करते हो तो गैसेस में इंपॉर्टेंट क्या है? देखो कोहेजन, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कोहेजन भी है और दूसरी चीज क्या है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। दो चीज है इंपॉर्टेंट। बट जब आप लिक्विड की बात करते हो तो वहां पे कोहेजन डोमिनेटिंग फैक्टर है। कोहेजन डोमिनेटिंग फैक्टर है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, हो रहा है डेफिनेटली, बट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? कोहेजन। ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। बट जब हम गैसेस की बात करते हैं तो यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर या एक्सचेंज। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में ही मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर एक्सचेंज करते रहेंगे तो फ्लो आगे कैसे बढ़ेगा? तो जितना ज्यादा इनका आपस में मोमेंटम ट्रांसफर चलता रहेगा तो फ्लो उतना आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब उतना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं कि कोहेजन नहीं है गैसेस में, कोहेजन होगा बट वो बहुत नेग्लिजिबल है। हम किनकी बात कर रहे हैं? डोमिनेटिंग फैक्टर्स की। ये जो कोहेजन बोला ना, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है।
ठीक है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है किस में, लिक्विड्स में। और गैसेस के केस में कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है, मोमेंटम ट्रांसफर। डेफिनेटली कोहेजन होगा, बट कोहेजन का जो अमाउंट है, जो उसका इफेक्ट है, वो उतना नहीं है जितना मोमेंटम ट्रांसफर का है। कोहेजन होगा डेफिनेटली गैसेस में, बट उसका उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा जितना मोमेंटम ट्रांसफर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब जब इसी में हम नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, देखो ये बात हमें समझ में आई। अच्छा, ये लिख लिया ना सबने, ये चीज लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, अब हमें ना बेसिकली कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। देखो क्या है उसमें, ठीक है, तो यहां पे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि दो लेयर के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इस तरीके से लेकर चल रहा हूं। ठीक है, लेट सपोज ये आपका है डेल्टा वाई डिस्टेंस। ठीक है, ये डेल्टा वाई डिस्टेंस है। ये जो मूव कर रहा होगा, लेट सपोज ये आपका मूव कर रहा है यू से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यू प्लस डेल्टा यू से मूव करेगा। करेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर, सिंपल मैं यहां पे लिख भी लेता हूं कि कंसीडर थिन फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, कोई एक थिन फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसीडर करा है। ऑब्वियसली बात है, जब इसका वेलोसिटी u है तो इसका u प्लस डेल्टा u होगा, उससे ज्यादा कुछ है ना, उससे ज्यादा ही होने वाला है। अब क्या है, देखो इसमें यहां नेमिंग कर देता हूं मैं, लेट सपोज A B C एंड D, लेट सपोज ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये u से मूव कर रहा है, ये u प्लस डेल्टा u से मूव कर रहा है। अब मैं क्या देखता हूं कि जब फॉर अ गिवन, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, यहां पे हम नेक्स्ट लिख लेते हैं, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, for a small time interval delta t। ठीक है, ये चीज फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए कुछ मूव कर रहे होंगे लेयर्स। अब ऑब्वियसली बात है कि लेट सपोज मैं यहां पे ए पॉइंट आपका यहां पे पहुंच चुका है, लेट सपोज ए जो पॉइंट है वो यहां पे ए डैश पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको अलग डायग्राम में ही बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो चुका होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये देखो, ये पॉइंट ए है आपका, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब हुआ क्या है, कुछ इस तरीके से कि आपका ए पॉइंट ये है और ये डी पॉइंट ये है। इनिशियली आपका ए ये था, डी ये था, बट ए आपका यहां पे, डी यहां पे। ठीक है, तो क्या हुआ है कि ये चीज आप देख रहे हो, एंगुलर चेंज आपको समझ में आ रहा है कि ये पोजीशन आपकी ए की है और ये डी की है। क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है डी आपका आगे जा चुका होगा ए से। ये बात तो हम इजिली बोल सकते हैं ना। देखो एबीसीडी एक फ्लूइड एलिमेंट था, हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, ये यू वेलोसिटी से यू प्लस डेल्टा यू से मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी ज्यादा है ऊपर वाली लेयर का, नीचे वाली का कम है। तो जब हम मोशन देखेंगे फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो ये आगे मूव कर चुका होगा इसके कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली ए पीछे रह चुका होगा डी के कंपैरिजन में, मतलब डी आगे आ चुका है। तो आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। ये जो चेंज देखने को मिल रहा है, ये कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट सपोज डेल्टा थीटा। ठीक है, ये डेल्टा थीटा बना रहा होगा कुछ। ठीक, अब ये जो डेल्टा थीटा बना रहा है, ठीक है, ये डेल्टा थीटा बना रहा है, ये जो एंगुलर चेंज आया, ऑब्वियसली बात है लीनियर चेंज भी आ रहा है और एंगुलर चेंज भी आ रहा है। तो ये जो एंगुलर चेंज आ रहा है, हम इसी एंगुलर चेंज की बात करते हैं, इसी एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। अब कितना है आपके, आपका डेल्टा वाई, दिस साइड इज डेल्टा वाई, ये कितना हो जाएगा,
ये डिस्टेंस कितना होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिखेंगे? ये चीज को, ये तो आपका डेल्टा वाई है, बट ये इस चीज को क्या लिखेंगे? इतना क्या लिखना चाहिए इसको? बताओ क्या लिखेंगे? वाई डेल थीटा नहीं 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 नहीं, वाई टेन थीटा। अरे इसके टर्म्स में नहीं, आपको डिस्टेंस के टर्म्स में बताना। देखो ये चीज है ना, ए बी सी डी, तो ये चीज हमने बोला यू, ये हो गया यू प्लस डेल्टा यू। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं ये बोल रहा था कि देखो आपका ए पॉइंट लेट सपोज यहां पे पहुंचा ए डैश पे, तो डी आपका यहां पे पहुंचा डी डैश पे, और ऑब्वियस ही बात है डी डैश ए के कंपैरिजन में आगे जा चुका है। ये बात समझना यहाँ पे, ए बी सी डी आपका फ्लूइड एलिमेंट है, ए डैश भी आगे बढ़ा, डी डेल्टा डैश, यू, सुनो सुनो, ए डैश ए भी आगे बढ़ा, डी भी आगे बढ़ा, बट डी जो है आगे ज्यादा बढ़ गया बिकॉज उसका वेलोसिटी ज्यादा था। ए भी बढ़ा है लेकिन उसका वेलोसिटी कम था, थोड़ा कम बढ़ा है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ये बात समझ में आई? लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो आप जब चीजें देखोगे तो ये जो चीज है, ये चीज, ये डेल्टा यू, ठीक है, इतना जो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये जो डिस्टेंस होगा, ये तो आपका यू डेल्टा टी है ना, ये तो यू डेल्टा टी है, ये एज इट इज रहेगा। बट डेल्टा यू डेल्टा टी आएगा तो ये आपका आएगा यहां पे, इट विल बी डेल्टा यू डेल्टा टी। डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? देखो जब ये ए डैश यू है और डेल्टा टी टाइम की आप बात करें तो ये यू डेल्टा टी हो गया। अब ये यू डेल्टा टी इतना है तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा कितना हुआ होगा? डेल्टा यू डेल्टा टी, स्पीड इनटू टाइम ना, तभी तो डिस्टेंस आपको बेसिकली मिलेगा कि कितना डिस्टेंस आगे गया है वो। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ पे कि जब ए बी वाली लेयर यू से मूव करी तो यू डेल्टा टी आगे मूव किया है, कौन सा? ए वाला पॉइंट। बट डी वाला पॉइंट डी से डी डैश हो गया, और ऑब्वियसली बात है डी से डी डैश और ए से ए डैश की कंपैरिजन करोगे तो डी से डी डैश ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये यू डेल्टा टी एज इट इज रहेगा, ये एक्स्ट्रा जो आगे गया है वो है डेल्टा यू डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। पहले बताओ ये चीज समझ में आया डेल्टा यू डेल्टा टी? क्योंकि ये चीज तो उतना ही रहने वाला है जितना यू डेल्टा टी है, प्लस डेल्टा यू डेल्टा टी। क्योंकि जब आप पूरा डी से डी डैश लिखोगे, एक चीज बताओ, डी से डी डैश लिखोगे तो ये क्या होगा? यू प्लस डेल्टा यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो यू डेल्टा टी जब इतना है तो ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट कितना हुआ? डेल्टा यू डेल्टा टी ना। अरे बताओ, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है डेल्टा यू डेल्टा टी में? ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर? अनवर, हाँ ठीक है। ऋषभ, ठीक है ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे? देखो इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ये चेक करना है कि भाई ये जो एंगुलर चेंज आया है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan डेल्टा थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई, क्योंकि बिटवीन द टू लेयर्स हमने डिस्टेंस डेल्टा वाई मान के चल रहे हैं। ठीक है, वो चीज। तो ये चीज हमें समझ में आती है, ये चीज हमें मिल रहा है डेल्टा 10 डेल्टा थीटा। अब अगर आप एक चीज देखते हो यहां से, तो ये एंगल बेसिकली बहुत स्मॉल, हमने क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए देखा है तो ऑब्वियसली बात है एंगल बहुत छोटा होगा। एंगल छोटा है तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल यू डेल टी डिवाइडेड बाय डेल वाई। बिकॉज ये जो tan डेल्टा थीटा है इक्वल्स टू डेल्टा थीटा मैंने मान लिया है इसके बराबर, बिकॉज फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल देख रहे हो ना। अब अगर टाइम इंटरवल आप ज्यादा बढ़ाओगे तो एंगुलर चेंज आपको और ज्यादा दिखाई देगा। जितना टाइम आप दोगे, अलाउ करोगे, उतना ज्यादा एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो वही चीज है। अब अगर इसको लेट सपोज आप रीअरेंज करते हो तो आपको क्या दिख रहा है? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा यू डेल्टा वाई।
ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली हम बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ले रहे हैं और बहुत ही जो नियर बाय लेयर्स है उनके लिए। तो मैं यहाँ पे ये चीज भी लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और सिमिलर वे में यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ये किस में कन्वर्ट हो रही होगी, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू डी यू बाई डी वाई। ये चीज तो इतना मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो तो इतना तो पता है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करूँ और डेल्टा बाई 0 करूँ तो ये डी थीटा बाई डी टी और डी यू बाई डी वाई बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये है क्या, डी थीटा बाई डी टी क्या है, व्हाट इज दिस, ये चीज क्या है और ये चीज क्या है। इसकी बात करते तो ये क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन, करेक्ट। ये चीज सही है, ये क्या हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन करेक्ट। ये चीज हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, करेक्ट और नॉट, करेक्ट है। एंगुलर डिफॉर्मेशन सही है गलत है? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये जनरली हम ये चीज को मिस कर देते हैं और ये चीज को मिस किया तो पूरा मीनिंग मिस किया। सिंपली रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, सिंपली एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये तो आपको पता ही है क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलो या फिर आप यहां पे ऐसा बोल सकते हो, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। रेट वर्ड, जो रेट वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रेट इसका कोई मीनिंग नहीं है। सिंपली फिर तो सॉलिड्स की बात हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलो, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलो, ठीक है, ये चीज। और डी थीटा बाई डी टी, इसको हम ऐसा भी लिखना चाहें तो ऐसा भी लिखेंगे, फिर थीटा डॉट, क्योंकि रेट वाली चीजों को डॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू डी यू बाई डी वाई। ये हमारे पास यहां से रिजल्ट आता है बेसिकली, ठीक है। एंड इसी का हम आगे यूज भी करेंगे। अब ये हमें पता चल गया डी थीटा मतलब डी थीटा बाई डी टी, जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है, ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। अब जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है एक लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि यार जो शेयर स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो हमेशा इसके प्रोपोर्शनल होंगे। शेयर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये यहां से हमें क्लियर पता चलता है, क्योंकि जब आप देखोगे यार ऑब्वियस ही बात है, हमने जब सॉलिड्स एंड फ्लूइड एंड सॉलिड्स का जब डिफाइन किया था, देखो सबसे पहले यहां पे हम लिख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं डायरेक्टली कि शेयर स्ट्रेसेस is directly proportional, shear stress is directly proportional to rate of shear strain, और rate of angular deformation। ठीक है, ये चीज। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा डॉट, या फिर ऐसा लिख लो, चाहो थीटा डॉट ना लिखना हो तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, इसको नोट करो फटाफट।
अब इसी में क्या चीज देखो, जब हम सॉलिड एंड फ्लूइड देखते हैं तो आपको शायद हमने जब लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, तो फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहे हैं, तो वहां पे स्ट्रेन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो स्ट्रेन है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। बट सॉलिड्स की जब बात करते हो तो सॉलिड्स में वो चीज कांस्टेंट है, एक डेफिनेट अमाउंट का स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या बात कर रहे होते हैं, हुक्स लॉ की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। डन। ठीक है, अब जब हमने बात करी थी, देखो ये चीज तो हमने लिख लिया ना यहाँ पे। ठीक है, ये चीज लिख लिया। नेक्स्ट इसी में हम क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, उस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो बेसिकली हमें ये दिखाई देगा म्यू। म्यू इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सिंपली विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। सिंपली विस्कोसिटी बोलोगे तो बात एक ही है। अब ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या एंगुलर डिफॉर्मेशन बराबर किसके, आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो ये चीज हम यहां पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये तो बात फ्लूइड्स की चल रही है ना, अगर मैं यहां पे अगर मैं बात कर दूं किसकी, ये तो बात हमारी फ्लूइड्स की चल रही है। फॉर फ्लूइड्स। बट जब आप सॉलिड्स की बात करते हो तो वहां पे भी शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेन के, बट आपको पता है जो शेयर स्ट्रेन है वो उसका वैल्यू कांस्टेंट है, इस तरीके से। तो ये चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है। और ये जो थीटा है, ये बेसिकली क्या है, डेफिनेट एंगुलर डिफॉर्मेशन। बट फॉर फ्लूइड्स एंगुलर डिफॉर्मेशन इज कॉन्टिन्यूस। करेक्ट है। जब बात करते हैं फ्लूइड्स के लिए वहां पे कंटिन्यूस है, वहां पे सॉलिड्स के इसमें क्या है, डेफिनेट अमाउंट है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब यहां से हम आगे क्या देखेंगे, ये जो विस्कोसिटी है इसका यूनिट्स, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बट यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप यूनिट्स की बात करते हो, यूनिट्स में जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला सही है, बट अगर आपने यूनिट्स गलत रखी तो फिर फायदा नहीं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अननेसेसरी टाइम वेस्ट और नेगेटिव मार्किंग अलग से। इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला सिर्फ आपको डायरेक्टली पता हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपको वो चीजें अप्लाई करना ना आता है। क्या यूनिट्स का आइडिया बहुत अच्छे से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, हमें समझ में आता है। अब यूनिट्स जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल रहे हैं थीटा डॉट, ये भी बोल एक ही चीज है। अच्छा, आप यहां से देखोगे जो विस्कोसिटी है, इट इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डी यू बाय डी वाई। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख लो इस तरीके से। यूनिट्स की हम बात करते हैं, यूनिट्स देखते हैं। देखो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की हमें पता है यूनिट मीटर पर सेकंड, और वाई बेसिकली क्या डिस्टेंस है तो मीटर ही होगा। तो फाइनली जब आप सॉल्व करते तो आपको क्या यूनिट मिलाएगी यहाँ पे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको बेसिकली हम और क्या बोल सकते हैं, पास्कल सेकंड भी, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, पास्कल सेकंड भी। ठीक है, चाहे आप यहां से देख लो। अच्छा, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, एंगुलर स्ट्रेन हो चाहे शेयर स्ट्रेन, इसका यूनिट क्या होता है। अब जैसे इसके लिए मैं लिखना चाहता हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शेयर स्ट्रेन का यूनिट शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेन
डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। हाँ, रेडियन नहीं होगा। रेडियन एक्चुअली ये फील लगता है कि हाँ एंगुलर चेंज है तो रेडियन हो गया, नहीं नहीं नहीं। स्ट्रेन्स बेसिकली क्या है आपका, चेंज डिवाइडेड बाय द इनिशियल वन, तो वो तो हमेशा यूनिटलेस होगा। आप किसी का चेंज उसकी ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हो तो वो तो हमेशा आपका यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। बट रेट बोला है, रेट का मतलब क्या, पर यूनिट टाइम, मतलब 1/सेकंड ऐसा मैं लिख सकता हूं, तो बात तो वही है। ठीक है, तो यहां पे भी वही चीज बनेगी वो। ठीक है, तो वो चीज है कि आप ऐसा लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली यूनिट होती है, यूनिट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये जो यूनिट है, सबसे पहली बात अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो यूनिट है आपका, ये है आपका एसआई यूनिट। ठीक है, यूनिट एसआई यूनिट, जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे हमेशा एसआई यूनिट ही यूज करेंगे। हमेशा जो भी फॉर्मूला है हमारे सारे एसआई यूनिट बेस्ड। अब आप जब देखते हो, देखो यूनिट हमने क्या देखी, इसकी यूनिट हमारी आ रही है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप उसको बोल रहे हो पास्कल सेकंड। अच्छा, आपको पता है कि यार एक न्यूटन क्या होता है बेसिकली, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन फोर्स होता क्या है बेसिकली, यही तो होता है कि 1 kg मास एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। तो क्या मैं 1 न्यूटन को रिप्लेस कर दूं इससे, ऐसा कर सकता हूं? तो अगर न्यूटन को रिप्लेस करता हूं मैं इससे केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को रिप्लेस कर रहा हूं, बाकी चीज एज इट इज रहेगा। ये नीचे मीटर स्क्वायर ऑलरेडी था और मल्टीप्लाइड में सेकंड। ठीक है, अच्छा इसको नीचे लिख लेते हैं, केजी मीटर और नीचे आया सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और रिमेनिंग यहाँ पे मल्टीप्लाइड में था क्या, सेकंड। तो जब आप देखोगे यहाँ पे कैंसिल आउट क्या होगा, 1 मीटर से ये कैंसिल आउट होगा, 1 सेकंड से ये चीज कैंसिल आउट होगी। रिमेनिंग चीज जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा केजी मीटर इंटू सेकंड, ये चीज हमारे पास बचता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, ये दोनों यूनिट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, केजी पर मीटर सेकंड या केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड बोलो, ये दोनों यूनिट एसआई यूनिट है, चाहे इसमें दिया जाए चाहे इसमें दिया जाए, आपको एक ही समझना है वो चीज। ये दोनों एक ही के कन्वर्जन है, मतलब इसमें क्या है, चाहे केजी मीटर पर सेकंड में दिया जाए, ठीक है, केजी पर मीटर सेकंड में दिया जाए या फिर पास्कल सेकंड में दिया जाए, एक ही बात है। ठीक है, एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें इसमें किसी में भी दे सकते हैं, एसआई यूनिट दोनों ही है, दोनों फॉर्मेट है। ठीक है, ये चीज, तो दोनों फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अच्छा, ये जो विस्कोसिटी है टर्म आप देखोगे, जो ये म्यू हम बार बार बोल रहे हैं ना, ये चीज, इसको आप और क्या क्या बोल सकते हो। एक तो सबसे पहली बात देखो, अलग अलग नाम बहुत जगह लिखे होंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखा होगा, एक लिखा होगा इसमें अगर मैं बोलूं और करके आपका एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, और इसमें एक और चीज लिखा होगा लास्ट, अगर मैं डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये सब अलग अलग नाम यूज होते हैं जनरली, या सिंपली विस्कोसिटी भी बोला है तो वो डायनामिक ही होगा। डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ये सब बेसिकली क्या है, एक ही चीज है, एक ही के नाम है। सिंपली विस्कोसिटी बोला तो मतलब वो डायनामिक विस्कोसिटी ही है, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट होगी, दोनों यूनिट एसआई यूनिट है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट यूनिट जो हम यहां पे देखेंगे वो होगा आपका सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट तो ठीक है, अब सीजीएस यूनिट, बोला जाए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब
एसआई यूनिट अगर आप देखो तो शायद यहीं से आप बता दो, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड, दूसरा केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकंड। अब अगर मैं सीजीएस बोल रहा हूं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो केजी विल बी इन ग्राम्स, मीटर विल बी इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपली देखो, अच्छा एसआई यूनिट में एक चीज याद रखनी है हमें कि एसआई यूनिट का नाम है पॉइज। पॉइज बेसिकली, पॉइजली एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे बेसिकली यूनिट डिफाइंड है। तो जब आप एक पॉइज की बात करोगे, इट इज इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। एक पॉइज आपका किसके बराबर होगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, क्योंकि एसआई यूनिट में क्या है, केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड, सेकंड का यूनिट तो सेम रहेगा, बस केजी की जगह ग्राम हो गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो चुका है, करेक्ट। तो अब होता क्या है क्वेश्चंस में, जब भी विस्कोसिटी दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो दिया जाएगा सीजीएस यूनिट, बट आपको फॉर्मूले में जो यूज करना है वो है एसआई यूनिट। तो हमेशा कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको जब भी यूनिट्स आपको सीजीएस में दी जाएंगी। तो कन्वर्जन कैसे होगा, सीजीएस का कन्वर्जन एसआई में, तो सिंपली क्या करना है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड है ना, तो इनको सबको केजी बना दो, ग्राम को सेंटीमीटर को मीटर में बना दो, अपना आप में आपका एसआई यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे सेकंड, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻2। तो जब आप सॉल्व करोगे फाइनली 10⁻⁻1 बचता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कहने का 0.1, चाहे केजी मीटर इसको बोला जाए ऐसे और ऐसा बोला जाए 0.1, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू चल रहा है, 1 पॉइज, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जनरली मिस्टेक होती है, ये 0.1 है, कई बार उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कन्वर्जन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब अगर आपसे कोई 8 पॉइज बोल रहा है कि इस विस्कोसिटी जो गिवन फ्लूइड है उसका विस्कोसिटी 8 पॉइज है, बट अगर आप ऐसा यूनिट में बताना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 0.8, है ना। 1 पॉइज इज 0.1, मतलब 0.1 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस तरीके से आप बेसिकली बता सकते हो। कन्वर्जन यूनिट हमेशा याद रखना है, कन्वर्जन यूनिट, ठीक है। ये चीज लिख लिया। अच्छा इसमें एक और चीज है, ये चीज आपने लिख लिया, इसी में एक और चीज क्या है, देखो 1 सेंटीपोइस इट इज इक्वल्स टू 1/100 पॉइस, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है। कई बार ऐसा होगा कि 1 सेंटीपोइस दे दिया तो यूनिट क्या हो जाएगा 100, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 1 पॉइस, 1/100 पॉइस, सिंपल, ठीक है, सेंटीपोइस इस तरीके से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट्स का कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 0.1 आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में हम हमेशा कौन सा यूज करेंगे, एसआई यूनिट बेस्ड। ये जो फॉर्मूला हमारे पास दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये वाला जो फॉर्मूला है कंप्लीट, इनमें हम हमेशा क्या एसआई यूनिट यूज करेंगे, बट क्वेश्चन में जानबूझ के हमेशा सीजीएस दिया जाता है, तो सीजीएस का कन्वर्जन एसआई में, तब जाके आप आगे सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये सब चीजें नोट कर लिया, तो ठीक है, ये सब चीजें नोट कर लिए, ठीक है। ये सब चीजें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब अच्छा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपने 1 सेंटीपोइस लिख लिया, अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं फ्लूइड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ
विस्कोसिटी को जो फॉलो नहीं करते होंगे उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोला जाता है। तो एक जस्ट एक पॉइंट यहां पे लिख लेना, न्यूटोनियन फ्लूइड्स इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं इट ओबेस these fluids obeys Newton's laws of viscosity. Newton's law of viscosity. बट दूसरे जो है हमारे पास यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन, वो बेसिकली इसको फॉलो नहीं करते हैं, नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, सिंपली हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, does not follow Newton's law of viscosity। ठीक है, करेक्ट। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। अभी इसमें आगे नॉन न्यूटोनियन में और क्लासिफिकेशन है, जैसे डायलेटेंट हो गया आपका, ठीक है, सूडोप्लास्टिक हो गया, बिंगम प्लास्टिक हो गया, थिक्सोट्रोपिक, रियोपैक्टिक, ये सब नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो सब हम डिस्कशन कल करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसी का पूरा चैप्टर में इवन आगे तक बहुत यूज है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं समझ में आया तो मतलब पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगा कभी। तो विस्कोसिटी का आपको फिजिकली अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्या विस्कोसिटी कहां से ये पिक्चर में इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि लेट सपोज कोई फ्लूइड रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज कोई फ्लूइड आपका, ये आपके पास लेट सपोज कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, यहां पे आपका फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है। अब जनरली फ्लूइड में कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है, रेस्ट कंडीशन में, बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन। अब यहां पे पूछा जाता है कि विस्कस फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, यहां पे विस्कस फोर्सेस क्या होने वाला है, एक कंटेनर है उसमें फ्लूइड रखा है एंड विस्कस फोर्सेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो विस्कस फोर्सेस क्या होने वाले हैं यहाँ पे, जीरो। जीरो। बिकॉज वाई जीरो, देखो विस्कस फोर्सेस आप बोल रहे हो, ऑब्वियसली बात, देयर शुड बी अ विस्कोसिटी, डेफिनेटली फ्लूइड का विस्कोसिटी है, डेफिनेटली फ्लूइड का विस्कोसिटी है, ठीक है। No relative motion. विस्कोसिटी पिक्चर में तब आएगा when flow takes place, ठीक है, विस्कोसिटी comes into picture, ठीक है। विस्कोसिटी पिक्चर में तो तब आएगा ना जब फ्लो हो रहा होगा, जब फ्लो ही नहीं हो रहा है, रेस्ट कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है, विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। विस्कोसिटी पिक्चर में तब आता है जब फ्लो एक्चुअली में हो रहा हो, रेस्ट कंडीशन है तो विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं है। अब कोई रोल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी है, बट उस वक्त उसका कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब मोशन ही नहीं हो रहा है तो रोकेगा किसको, सिंपल सी बात है ना। विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड लेयर्स। अरे जब मोशन ही नहीं है तो फिर किस बात का अपोजिशन, किस बात का रेजिस्टेंस, तो जब मोशन नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब कोई भी विस्कस फोर्सेस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता जब रेस्ट कंडीशन पे आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। अच्छा चलो बाकी ये चीज पहले बताओ, यहां तक ये चीजें क्लियर हुई आप सबको, ये जो हमने डिस्कस किया ये सब चीजें क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर ये हो गया, उसके अलावा कुछ भी विस्कोसिटी है, कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।
तो क्लास यही एंड करते हैं, ठीक है। वही क्लास का टाइमिंग हमारा मॉर्निंग 7 बजे रहेगा, स्ट्रिक्टली वही 7 बजे हम टाइम रखेंगे, कोशिश करा करो 7 बजे आ जाओ, ठीक है। चलो फिर अगर इन्हें केस कोई डाउट है देन थैंक यू सो मच, फिर हम कल मिलते हैं अगेन 7 o'clock मॉर्निंग, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।